नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और ये वीकली शो जो हम चार्ट के साथ करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है जो आपके सारे चार्ट को ना ओवर पावर कर रही है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, हमने लिख दिया है H1B वीजा बॉम्ब। ये आया है यूएस की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो H1B वीजा मिल रहे हैं उस पर $1 लाख की एडिशनल फीस लगाई जाए। $1 लाख। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, खबरें चल रही थी ये कल कि ऐसा होने वाला है, उसके बाद फाइनली उन्होंने साइन कर दिए हैं। और 21 सितंबर से यानी रविवार से शनिवार रात 12:01 से भारतीय टाइम के हिसाब से वहां पे लग जाएगी ये फीस। और ये फीस के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ये हैं कि इससे तो हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस, इस तरह की जितनी भी कंपनी है या अदरवाइज भी जिस तरह की कंपनी है, उन सब पे इसका तगड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये रकम करेंट जो फीस है उससे ऑलमोस्ट 10x है, रादर 10x से भी ज्यादा है। अभी आपको दिखाता हूँ। इसका असर ये है कि जो व्यक्ति इस समय H1B वीजा पे अमेरिका में नौकरी कर रहा है और वो अमेरिका की धरती पे मौजूद है, उसके लिए तो अगले 1 साल तक के लिए राहत है। लेकिन जो व्यक्ति इस वक्त इस वीजा में है और उसके कदम अमेरिका की धरती से बाहर है और वो लौट के जाएगा, तो उसको ये फीस देगी। अगर उसके डिपेंडेंट भी बाहर है तो उनको भी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो नियम बनाया गया इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आप किसी काम से बाहर हैं और आप वापस यूएस जा रहे हैं, तो आपको न्यू एंट्री मानी जाएगी और आपके ऊपर ये फीस चस्पा होगी। अगर आप वहां हैं तो बच गए। आपके डिपेंडेंट जो हस्बैंड वाइफ या बच्चे होते हैं, अगर वो किसी वजह से बाहर है, वो भी जाएंगे तो उनके ऊपर भी लगेगी। तो ये बहुत ही कठिन समय उन्होंने पेश कर दिया है। भारतीय आईटी कंपनियों पर जबरदस्त असर होगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ने वाली है। कितनी कॉस्ट बढ़ेगी जल्दी से आपको ये $1 लाख जो एडिशनल लगेगी, ये जो अभी लग रही है उसके ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। यानी टोटल नहीं है, जो अभी करंट आप दे रहे हैं उसके ऊपर प्लस $1 लाख। तो बेस फाइलिंग फीस अभी जो लगती है वो $400। इसके बाद फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन फी के नाम पे $500 और लिए। बहुत पुराने हैं जिनके रिन्यूअल्स होते हैं H1B के, उसके लिए 500 माफ हो जाता है, लेकिन फ्रेश एंट्री पे 500 लगेगा। ये जो ACWAI है, ये अमेरिकन कॉम्पिटिटिव नेस के लिए या एक एंटी रूल बना रखा है, उसकी फी है जो $750 से $1500 लगती है। छोटी कंपनियों पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे 750 मिनिमम और बड़ी पे 1500 जाती है। हमारी कंपनियां तो बड़ी बड़ी। फिर एक पब्लिक L114113 H1B वीजा फीस है, ये $4000। इसके बाद एक प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस है, यानी आपको जल्दी प्रोसेस कराना है तो $2805 एडिशनल लगेंगे। ये ऑप्शनल है, आप ये नहीं देते तो आप $2800 कम कर सकते हैं। और उसके ऊपर ये नया $1 लाख और छूट दिया गया है। यानी कुल एस्टिमेटेड आपकी जो वीजा फीस लगेगी की, वो $1,08,765 है। तो मैंने कहा था ना कि जो करंट है उससे 10x से ज्यादा ये फीस हो गई है। और इसका वहन कंपनियां वहन करती हैं क्योंकि एम्प्लॉइज को भेजती हैं और उसके ऊपर ये देना पड़ता है अगर आपको H1B वीजा लेना है। दूसरा, 85,000 H1B वीजा हर साल वहां लॉटरी सिस्टम से दिए जाते थे, उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। पहली बात तो लॉटरी सिस्टम खत्म कर रहे हैं वो लोग। अब वो स्किल बेस्ड होगा कि आप किस काम के लिए नौकरी के लिए बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। एक तो वो नियम लागू हो जाएगा। दूसरा, जो पूरी 85,000 H1B वीजा इश्यूज होते हैं उसमें से 70% वीजा इंडियन कंपनीज कॉर्नर कर लेती है। तो सबसे ज्यादा असर भी हमारे ऊपर पड़ेगा। नेचुरली कि हमारे लोग वहां ज्यादा जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी उसी के ऊपर आएगा जो सबसे ज्यादा वीजा का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है आज की कहानी जिसका पूरे मार्केट में बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि आईटी का असर पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है, अलग अलग कंपनियों पे पड़ेगा, इकोनॉमी पे पड़ेगा।
लोग पैसे भेजते हैं उस पर पड़ेगा, नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी उस पर पड़ेगा, और कंपनियां कितने वीजा लेंगी इस पर पड़ेगी। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए हमने कहा इस पर विशेष थोड़ी बातचीत कर ली जाए सरवेन जी के पास जाने से पहले। ये बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि $1 लाख एडिशनल चस्पा कर दिया गया है जो करंट फीस है उसके ऊपर। अब चलते हैं सरवेन जी का स्वागत करते हैं। सरवेन जी कैसा लगा? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी जो देखेंगे बहुत बहुत नमस्कार और आभार प्यार के लिए। देखिए, अब इतना बड़ा बॉम्ब छोड़ा है इन्होंने, क्या ही बोलूं इसमें। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है कि क्यों किया, कैसे हुआ। अब ये तो सारे समीकरण, आई थिंक ये प्रेशर टैक्टिक्स पॉलिटिक्स क्या चल रहा है इसके ऊपर तो देखिए अटकलें और चर्चाएं होती रहेंगी। बट बाजार देखिए, कहीं अगर आप इंडेक्स को देखते हैं, तो अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें पहले से ही निकल के आ रही हैं, जो हमने पिछले एक दो पॉडकास्ट में बात की थी कि आईटी इंडेक्स वैसे भी सबसे वीकेस्ट इंडेक्स है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि ये अपने 2021-22 के लेवल्स के नीचे चल रहा है, जबकि निफ्टी अगर आप देखेंगे, इसको आप निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से निफ्टी का 2022 वाला हाई था, वो निफ्टी जो 2022 में और 21 में जो टॉप्स लगाता था, वो तकरीबन 18,000, 18,400, 500 वाली रेंजेस रहती थी। 18,000 मान के चलिए। तो निफ्टी 2022 में 18,000 था। आज निफ्टी अभी भी 25,500 चल रहा है। ये इंडेक्स जो 2021 में तकरीबन 48-40,000 के आसपास था, वो एक बार 46,000 गया था, लेकिन उसके बाद से अब आप देखिए कि ये अपने 2021-22 के लेवल्स के नीचे चल रहा है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट उन लेवल से आप देखिए ऑलमोस्ट 60-70% ऊपर चल रहा है, और ये उस लेवल से भी आई थिंक 10% डिस्काउंट पे चल रहा है। हम तकरीबन 36,000 के आसपास चल रहे हैं, और वो लेवल्स तकरीबन 39-40,000 के आसपास थे निफ्टी आईटी इंडेक्स के 21-22 के। तो ये काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है। और देखिए कारण तो फिर अब आ रहे हैं। तो अगेन ये चार्ट ये दिखाता है कि न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस। सेक्टर में कुछ गड़बड़ा गया था, क्या गड़बड़ाया, क्यों गड़बड़ाया, मैं तो चार्ट वाला हूं, टेक्निकल वाला बंदा हूं, मैं न्यूज को फॉलो नहीं करता, ना उन कारणों को उसके ऊपर जाता हूं समझने के लिए। बट चार्ट पहले से, और मैं हमेशा से बोलता था कि ये वीकेस्ट इंडेक्स है। जब इसका हमने टॉप भी कॉल किया था तो हमने कहा था सारे सेटअप में सबसे वीकेस्ट इंडेक्स यही है, क्योंकि चला भी सबसे कम और अब गिर भी सबसे ज्यादा रहा है। तो ये समीकरण तो दिख ही रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इस सेक्टर पे प्रेशर बना रहेगा। इस बाउंस में भी, करंट बाउंस में भी सबसे वीक इंडेक्स यही है, और काफी दिनों से अपने लंबी अवधि के एवरेजेस के नीचे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो हमने इसमें वो लेवल्स तोड़े थे, वो तकरीबन फरवरी 2025 में हमने तोड़े थे, लंबे अवधि के इसके 200 दिन वाले एवरेज, और तब से आज तक उसके बाहर, बहुत ज्यादा बाहर जा नहीं पाया है। और करंट बाउंस भी आप देखिए वहीं तक आया, और साथ में खराब न्यूज आ गया। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये खराब न्यूज आएगा, बट हम पहले से ही बोल रहे थे कि सबसे वीक बाउंस और सबसे खराब इंडेक्स यही लग रहा है। तो सबसे खराब इंडेक्स यही लग रहा है, और ये बात सही है कि आईटी हमेशा हम लोग वीक बोलते थे, और ये खबर किसी को नहीं मालूम थी कि ये जी खबर आने वाली है, और ये अचानक से आई, और इतनी खतरनाक खबर है ये कि इसकी वजह से काफी कुछ हिलेगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये दिलासा दे रहे होंगे कि अगले साल से लगेगा ये, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो लोग वहां हैं वो बचेंगे। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा हैं, और कंपनियां इतना भारी वहन नहीं करेंगी। बहुत बड़ा बोझ है, $1 लाख मायने रखता, मतलब इंडियन करेंसी में कितना हो गया, 90 लाख रुपए, और उसके ऊपर $8,000 और लग रहे थे। तो मतलब अब 1 करोड़ से ऊपर पूरा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट ए जोक। तो 1 करोड़ रुपए एक एम्प्लॉज को हम क्या सैलरी भी देते हैं क्या? अगर हम उसकी सैलरी ये 4-5 मिलियन डॉलर रखेंगे तब तो ये बर्दाश्त हो पाएगा, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या माना जाए कि आईटी में कल तगड़ी सेल ऑफ होगी क्या सरवेन जी? देखिए, न्यूज अब कैसे वजह डिस्काउंट करता है, पचाता है। ये सेक्टर ऑलरेडी वीक चल रहा था, तो मे भी उतना बड़ा, अब रिएक्शन कितना बड़ा आएगा वो देखते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे, मैंने जैसे बोला ना, चार्ट्स पे प्राइसेस में पूर्वाभास खराब संकेतों का, खराब न्यूज का बना बना हुआ है इसमें। और अब आप देखिए डे बाय डे, लास्ट 6-8 महीने में मुझे हार्डली लगता है कि कुछ अच्छी न्यूज एक सेक्टर के लिए लास्ट 8-9 महीनों में कोई अच्छी न्यूज आई हो। तो आई थिंक उसी सिलसिले में लोअर बॉटम बनाते बनाते ये खराब न्यूज आई है। तो लग तो रहा है कि डेफिनेटली इसका असर नेगेटिव ही होगा, और कितना होगा वो देखते हैं। बट आई थिंक सेक्टर फिसलेगा, और थॉट यही है कि इमीडिएट जो सपोर्ट एरियाज आ रही हैं वो 34,000 के आसपास आ रही हैं। तो तकरीबन तकरीबन यहाँ से मान लीजिए कल के बंद से आपको यहाँ से 2-2.5 हज़ार पॉइंट का गिरावट आपको कम से कम यहाँ लगता है कि और देखने को मिल सकती है।
3400 के 34,000 माफ कीजिएगा, उसके आसपास के लेवल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा सपोर्ट्स नहीं है और सीधे फिर 30,000 31,000 के दायरे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में खुलते हुए दिखने लगेंगे। तो बिल्कुल चिंता का विषय है और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये होगा। मंडे को क्या करेगा ये, आई थिंक पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को आई थिंक ये ड्राइव कर सकता है और हमेशा करता रहा भी है। तो छोटा मोटा इंडेक्स नहीं है, बड़ा वेटेज है। तो बिल्कुल आई थिंक अपने खुद और मार्केट के लिए बहुत खबर, बहुत जरूरी न्यूज ये आई और अच्छी न्यूज नहीं है। बट अब देखते हैं मंडे क्या होता है। थोड़ी वीकनेस रहेगी, कितनी बड़ी रहेगी ये आई थिंक उस दिन देखते हैं मंडे को। तो मंडे को देखा जाएगा कि क्या नजारा बनता है आईटी शेयर्स में और उसकी वजह से क्या पूरे मार्केट पे होगा। चलिए फटाफट बाकी चार्ट देख लिया, हमने ज्यादा आईटी पे फोकस किया है, अब हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो सरवेन जी, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, इसमें क्या कहानी बनते हुए दिख रही है? निफ्टी में देखिए दो रेंजेस बन रही थी। एक हमने पर्पल रेंज बनाई थी शॉर्ट टर्म वाली, और हमने गए हफ्ते में बोला था कि बहुत ज्यादा 25,125 150 के ऊपर फिलहाल उस समय नहीं लग रहा था जब हमने शो किया था। बट ग्रेजुअली पूरे हफ्ते में आप देखिए थोड़े थोड़े छोटे 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 कैंडल्स बना के किसी तरीके से तो बाजार चला और अपने मीडियम टर्म ऑरेंज लाइन की तरफ पहुंचा। वो मेरे हिसाब से एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है। वो उस टेरिटरी पे अभी मेरे हिसाब से अभी भी मीडियम टर्म देखें तो बेयर्स का पल्ला थोड़ा भारी है। 55-45 कह लीजिए या 60-40 कह लीजिए, मुझे अभी भी लगता है कि पलड़ा थोड़ा बेयर्स की तरफ का भारी है। जब तक बुल्स इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर ले जाएंगे या इस लाइन के बाहर नहीं ले जाएंगे बाजार को, तब तक आई थिंक थोड़ा बेयर्स इस पे हावी रहेंगे। और हमने उन्हीं लाइंस को रिटेस्ट किया। हमने भी यही लास्ट पॉडकास्ट में बताया कि अगर किसी कारण से उस रेंज के बाहर गया तो ऑरेंज लाइन 25,500 25,600 के आसपास है। तो उन्हीं दायरों के आसपास हम इस हफ्ते में अटके हैं। अब वहां से देखिए खराब न्यूज आ गया तो श्योरली मुझे लग तो रहा है कि एक रिएक्शन मंडे मिलना चाहिए। उसके बाद क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मंडे से ज्यादा मेरे लिए ट्यूसडे इंपॉर्टेंट है कि फॉलो थ्रू रहेंगे या बाजार इसको पचा लेगा। तो आई थिंक मंडे ट्यूसडे आपके लिए क्रिटिकल है। गए पॉडकास्ट में भी यही बोला था कि 15 डेज, एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ता और, ये 15 दिन बड़े ही निर्णायक होंगे बाजार के लिए, ऐतिहासिक भी हो सकते हैं और यहाँ पे सबको अलर्ट रहना चाहिए। और जैसे मैंने बोला था ऑन अ लाइटर नोट की ये 15 दिन में छुट्टी नहीं ले रहा हूं, तो देखिए इस वीकेंड में भी कहीं नहीं गया और हम बाजारी देख रहे हैं और चार्ट्स कर रहे हैं और आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है। एक अच्छे ट्रेडर को मालूम होना जरूरी है कब वो स्क्रीन छोड़ सकता है और कब वो नहीं छोड़ सकता है। तो आई थिंक नेक्स्ट हफ्ता आप स्क्रीन नहीं छोड़ सकते। सरवेन जी, जुबान पे सरस्वती होती है, ये सब मत बोला करो, नहीं कभी नहीं छुट्टी ले पाओगे। देखा आपने 15 दिन बोला था। अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि ये मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये शो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके थे, इसको हम पब्लिश करने वाले थे, लेकिन ये H1B वीजा का बम ऐसा फूटा कि मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसलिए कभी ये मत बोलो अब महीनों छुट्टी नहीं ले पाओगे आप। देखिए सर, बाजार के सेवक है। मजा देखिए, मैंने करियर वो चूज किया जिसमें मुझे मजा आता है, तो मुझे मजा आता है इसलिए मुझे लगता ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ ऑनेस्टली। ठीक है, फिर आप मजे लो ना, हम आपको रोज सुबह शाम मजे दे रहे हैं। जी जी। अच्छा, निफ्टी 500 का चार्ट बताइए, इसमें क्या दिख रहा है? ये थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर मार्केट होता है, इसमें क्या तस्वीर बन रही है? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए और काफी इंपॉर्टेंट चार्ट मैं इसको अपने लिए मानता हूं, क्योंकि इसमें इंडिया का 90-95% मार्केट कैप आ जाता है तकरीबन। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इस गए 2 हफ्तों में ये लास्ट 8-10 दिन की कहानी क्या रही है। एक ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, बाकी सब हल्का सा गैप अप होके छोटे 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 ट्रेडिंग डेज बने। कैंडल की रियल बॉडीज बहुत छोटी बनी है। एक आधा कैंडल थोड़ी ठीक ठाक है और वो भी इसमें से एक कैंडल में थोड़ी सी बुलिश ग्रीन कैंडल बनी, बाकी सब छोटा छोटा फॉलो थ्रू है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि बुल्स ने कोशिश की है, इस हफ्तों में कोशिश की थी और लाए हैं, बेयर की टेरिटरी तक लाए हैं, नो डाउट। ऑरेंज लाइन तक आप ले आए। निफ्टी 500 स्लाइटली उससे 50 पॉइंट ऊपर उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको हम बोलते हैं विप्सॉ। तो उन्हीं एरियाज के आसपास विप्सॉ कर रहा है, कोड़े की मार। तो इन तरह की लाइनों पे थोड़े बहुत विप्सॉस होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इसको लेके चलना पड़ेगा। तो थॉट अभी भी यही है कि वही 55-45 या 60-40 मोटा मोटी इस लाइन पे अगर आप हैं तो आप अभी भी पलड़ा थोड़ा बहस का भारी है। और मंडे ट्यूसडे से मैंने बोला बहुत क्रूशियल है। उस दिन आप क्या पैटर्न बनाएंगे, किस तरह के रिवर्सल्स बनाएंगे, पीछे के बुलिश गैप्स को आप कैसे भरेंगे कि नहीं भरेंगे, उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड से आप नीचे या ऊपर जा रहे हैं। बट यस, आई थिंक मंडे ट्यूसडे में लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है कि वो लड़ाई आई थिंक मंडे को क्लियर हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक, कि क्या हो रहा है बाजार में। ओके, चलिए एक सेक्टर देखते हैं ऑटो का, जिसमें बहुत बढ़िया रैली बनी थी। तो निफ्टी ऑटो में काफी चला था ये।
फेस्टिवल के जी, चक्कर में लोगों ने काफ़ी इसमें बाइंग भी की थी, जीएसटी की जी, वजह से। तो जी। इसमें क्या दिख रहा है माहौल? देखिए, यहाँ पे थॉट यही था कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़, तो आई थिंक जिन्होंने जो भी स्मार्ट लोग हैं, जो जो थोड़े वेल कन जिसको क्या बोलते हैं, जो वेल इन्फॉर्म्ड, लेट्स नॉट से वेल कनेक्टेड, वेल इन्फॉर्म्ड जो लोग होते हैं, उनको थोड़ा पूर्वाभास, जिनको इनसाइडर्स बोलते हैं, उनको हर चीज़ का थोड़ा पूर्वाभास 10, 12, 15 दिन पहले से, महीने पहले से चीज़ों पे रहता है। इसमें एक ही क्लासिकल एग्जांपल हमको अपनी लाइफ का याद आता है अभी हाल-फिलहाल का, कि यूक्रेन वॉर से 1.5 महीना पहले अपने को लग रहा था बाज़ार खराब है, लेकिन अपने को नहीं मालूम था कि यूक्रेन वॉर आने वाली है या कुछ होने वाला है। लेकिन चार्ट्स ऑलरेडी वो दर्शा रहे थे, और लड़ाई की प्रिपरेशन कोई ऐसी तो होती नहीं है कि एक दिन में हो गई। तो जो टॉप के जनरल्स, ये वो एक पूर्वाभास बाज़ार को कहीं महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले था, सैटेलाइट इमेजरी ये वो जो भी है। बट तो वो कहीं इनसाइडर्स ने वो ट्रेड बिठाया, सेलिंग तो थी, स्क्रीन पे दिख रही थी कि कोई बेच रहा है। तो उसी तरीके से इस जीएसटी वाले सेटअप से पहले जब हमने पॉडकास्ट किए, तो हमने यही बोला कि भाई, एक ही सेक्टर जो क्लियरली बुलिश दिख रहा है, वो निफ्टी ऑटो दिख रहा है, उसमें भी टू व्हीलर स्पेस में बहुत ट्रैक्शन लग रहा था, चला तो सभी कुछ। तो थॉट यही था उस समय कि इसके पैटर्न्स बड़े बुलिश बन रहे थे, इसमें एक बुलिश हेड एंड शोल्डर बन रहा था, उसके ब्रेकआउट हुए, मोटा माटी उसके टारगेट्स भी आ गए हैं। आप ऑलमोस्ट अब एक डबल टॉप एरिया में पहुंच गए हैं, 27,500, 27,600 के आसपास। उन एरिया से थोड़ा नीचे गए हफ्ते का क्लोज था। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ डबल टॉप सिनेरियो, अगर यहां से बाजार फिसलने लगता है तो। बट फिलहाल थॉट यही रहेगा कि जिन्होंने उस पैटर्न के लिए ट्रेड किया था, उनके टारगेट्स आ गए हैं। अगेन, बाय द रूमर सेल द न्यूज, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। तो डेफिनेटली आई थिंक जिन्होंने उस राय को सुना हो, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो इंडेक्स में, ऑटो के स्टॉक्स जो अगर लिए हैं तो उनमें कर सकते हैं। परफेक्ट। ये एक जयमाला टाइप का पैटर्न है। एक बात अभी आपने कही जी, कि आप पूर्वानुमान या पूर्वाभास हो जाता है लोगों को कि जी, किस तरीके का माहौल बन रहा है। तो ऐसे में लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, लाइटर नहीं, हालांकि बात तो लाइटर नोट पे कर रहा हूँ, लेकिन सीरियस। अपने अपने कुंडली में केतु दिखा लें, जिसका केतु बहुत स्ट्रांग होगा या 8वें घर में बैठा होगा उसका इंट्यूशन बहुत मजबूत हो जाता जी। है। तो बताइए एफएमसीजी में क्या पक रहा है भाई? यहाँ इस वाले चार्ट में क्या दिख रहा है? ये तो मतलब मरा पड़ा हुआ है, तो इसमें दम ही नहीं दिख रही मुझे तो। मेरे लिए भी सबसे सरप्राइजिंग यही है कि सबसे बड़ा अगर न्यूज़ ये था जीएसटी वाला, और सबसे बड़ा अगर कंजम्पशन थीम थी, तो येस ऑटोज़ चल गया, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ जान आनी चाहिए थी। माफ़ कीजिएगा, बट इस सेक्टर में बिल्कुल जान नहीं आई। और यहाँ पे भी हम्म। थॉट वही आ रहा है कि ये अपने 12-18 महीने के लोज़ की तरफ, जैसे निफ्टी आईटी आपने देखा कि 2022 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। ब निफ्टी तो उससे कहीं बहुत ऊपर चल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऊपर में हाईज़ आपके तकरीबन 65-66 हज़ार के हाईज़ लगे थे अक्टूबर 2024 में, और वहाँ से आप एक अभी अभी आप वहाँ से तकरीबन 20% नीचे चल रहे हैं। 20% से ज़्यादा चल रहे हैं। तो आई थिंक थॉट वही है कि यहाँ पे भी 2024 के स्टार्ट के जो लेवल्स रहे, जनवरी वाले, उन लेवल्स की वजह नीचे चल रहा है। वो इम्पोर्टेंट थे लेवल्स मेरे लिए। जनवरी 2024 के लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए, बाजार के लिए। वो एक इम्पोर्टेंट टच पॉइंट था। उसके नीचे ये चल रहा है। वो लेवल्स थे तकरीबन 58,300। तो जब तक ये 58,300 को कवर नहीं कर लेता है वापस, और अभी तो काफ़ी नीचे, 2,000 पॉइंट नीचे चल रहा है तकरीबन। 58,300 के ऊपर ही इसमें बुलिशनेस लौटेगी। नहीं तो अन्यथा ये भी आईटी के स्पेस के जैसा ही, आप देखिए वो दो ऑरेंज लाइनों के बीच में कहीं उसमें पिसता रहेगा। तो अगर यहां से गिरा तो पहला सपोर्ट 54,000 के आसपास है, और अगर किन्हीं कारणों से उसको नहीं होल्ड कर पाया तो आई थिंक 50,000 का साइकोलॉजिकल मार्क भी खुला हुआ है, और मल्टीपल टाइम्स टेस्ट भी हुआ है। 23-24 में भी टेस्ट हुआ, और 25 का लो भी अगर आप देखें तो 50,000 के आसपास ही था। तो यहाँ पे भी मुझे रिस्क थोड़ा सा तकरीबन 12-15% का रिस्क नीचे की तरफ यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी रिस्क है। एज लॉन्ग एज ऊपर का 4% कवर नहीं करता, 5%, तो नीचे में 10-12% का रिस्क है यहाँ पे। नीचे में 10-12% का रिस्क है, और पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन चार्ट ये कह रहा है कि इसमें बहुत अच्छे पैटर्न फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। एक और पीएसयू बैंक वाला सर्वे जी, पीएसयू बैंक में हमने देखा कि लास्ट जब से ये जीएसटी वाला हुआ था उसके बाद से अच्छी मजबूती बनी, 2-3 दिन काफी चले ये स्टॉक। ये जी, चार्ट कैसा लग रहा है आपको? तो इस वक्त लग रहा है इससे ब्रेकआउट के लिए एकदम उतावला है ये। जो निफ्टी ऑटोज ने किया, कहीं लीड किया, तकरीबन वैसे ही अगर आप देखें, एक थोड़ा सा यू शेप रिकवरी, एक यू शेप कंसोलिडेशन यहाँ हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, और अब ये इंडेक्स चलने की कोशिश कर रहा है। तो जो दो ऑरेंज लाइन मैंने छोटी छोटी बनाई है, आई थिंक उन पे ध्यान रखें। आई थिंक एक 7300 के आसपास आप समझ लें, और एक तकरीबन 7500 का राउंड फिगर ले लें, 7500, 7600।
आई थिंक उन रेंजेस पे आई थिंक क्रूशियल लेवल्स है इसके लिए, और ऑल टाइम हाइज इसके 8,000 के आसपास, 8,000 के ऊपर इसके ऑल टाइम हाइज जो है वो 8,000 के आसपास हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ऊपर में आपको यहाँ 8,000 8,100 के लेवल्स आ जाएंगे अगर ये 7500 का ब्रेकआउट अपना कर ले। और दो ही इंडाइस अब ऐसे हैं जो हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं। ऑटोज में अगर फ्रेश न्यू ब्रेकआउट हो जाए एटीएच पे और एक ब्रेकआउट हो जाए और वहां पे कुछ ऐड कर पाए निफ्टी ऑटो इंडेक्स, और साथ में आई थिंक पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्पेस, ये दो सेक्टर अगर हैवी लिफ्टिंग कर ले गए तो हमने जो निफ्टी के एलओसीज देखे हैं ना, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के, वहां पे आप कहीं एक ब्रेकआउट करा ले जाएंगे और बुल्स अपना एक जिसको बोलते हैं ना सेंध मार पाएंगे बेयर्स के अंदर। बट जब तक वो नहीं हो रहा तब तक हम वेट करते हैं, और हम इन्हीं दो सेक्टर से उम्मीद करते हैं कि भाई अगर हैवी लिफ्टिंग करनी है निफ्टी की तो यहाँ से ऑटोज को और एक नई रचना, एक नई कहानी और नई लिखनी पड़ेगी, थोड़ी डबल टॉप से ऊपर जाके एक और नया फेथ बाजार में जनरेट करना पड़ेगा। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस आई थिंक ये कहीं अगर ब्रेकआउट कर ले जाए तो आई थिंक ये दो इंडाइसेस शुरू करेंगे अगर खेल, तो ऊपर की एक सेटअप्स निफ्टी की चालू हो सकती हैं। हम उसको अभी कॉल नहीं कर रहे हैं, बट अगर इन दोनों पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर वो होना है तो ये दोनों बताएंगे अगले हफ्ते में। ओके, ये इंटरेस्टिंग बात थी यहाँ पे। और चूंकि सारे चार्ट की कहानी बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी, लेकिन अब ये एक अचानक से जो नई खबर आ गई है ना, इससे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है कि मार्केट कितना डाइजेस्ट करेगा, नहीं करेगा, या एकदम गिर ही जाएगा। बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन फिलहाल ये आप जरूर मान के चलिए कि एक दिक्कत भरा समय तो है मार्केट के लिए, क्योंकि H1B हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और अब उस पर फाइनली रोक लगा दी गई है। तो अब हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले 2-3 दिनों का, सोमवार तक के, मंगलवार तक के, कि किस तरीके से मार्केट टर्न लेता है, कितना डाइजेस्ट करता है, कितना कैसे उसको डील करती है कंपनियां, क्या कह रही हैं। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सेंटिमेंट और मूड तो खराब कर दिया ट्रंप ने। अब कहना बड़ा मुश्किल है क्या होने वाला। हो सकता है मार्केट डाइजेस्ट भी कर ले, हमारा बहुत रेजिलिएंट मार्केट है, लेकिन डेटा और फैक्चुअल चीजों पर जाए तो ऐसा लगता नहीं है। एक बड़ी गिरावट आईटी कंपनीज में हो सकती है। आप लोगों को थोड़ा अलर्ट और सावधान रहना है। पहले से पहले ये बात हम लोग आपको इसलिए बता रहे हैं। और थैंक यू सरवेन जी कि हमें ये री रिकॉर्ड करना पड़ा। मतलब आप सोचिए, वो हम पब्लिश करने की तैयारी कर रहे थे और ये खबर आ गई तो मैंने रोक दिया कि नहीं नहीं रुको भाई, ये तो इसकी बात नहीं होगी तो लोग कहेंगे देखो इतनी बड़ी खबर की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने इसको री रिकॉर्ड किया, बस इसको बहुत जल्दी से पब्लिश करेंगे, लोग इसको देखें, समझे। थैंक यू सरवेन जी हमारे लिए बातचीत करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए इस शो के लिए। री रिकॉर्डिंग हम लोगों ने की है, तो होपफुली कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन फिलहाल मूड तो अच्छा नहीं है। लेट्स सी कि सोमवार को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को दीजिए। आईटी पर कितने शोज हमने किए। H1B वीजा की खबर हमने आपको 1 महीने पहले बता दी थी, आप वो शो देखिए, हमने ट्वीट भी किया है। उसके बाद आईटी का इंपैक्ट क्या होगा, हमने 3 दिन पहले एक और शो डाला है जिसमें बोला गया है कि आईटी के वैल्यूएशंस, यूटिलिटी के वैल्यूएशंस हो जाएंगे। ये सारे शोज पड़े हुए हैं, आप लोग देखिए। और ये ताजा शो तो जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।